यहाँ पर सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था वो था ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी का। ये खेल कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना तो शायद अभी नामुमकिन है, लेकिन इसने पूरे एसएमएस प्रशासन को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट की इंटरनेशनल साजिश रची जा रही थी। रिपोर्ट में मामला समझिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कितना बड़ा जाल। विदेशी मरीज का जयपुर में ट्रांसप्लांट, हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट, होटल में डे केयर। केवल ट्रांसप्लांट या अंगों की तस्करी। जी हां, एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसको सुनकर अधिकारी ही चौंक गए। पूरे अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में यह काम तो हैरान करने वाला था। हॉस्पिटल के कर्मचारी ही काफी दिनों से मोटी रकम लेकर सबसे बड़ा फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर रहे थे, और यह था ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी का। जयपुर से इंटरनेशनल साजिश एक्सपोज। 17 से ज्यादा फाइलें तो कितने ट्रांसप्लांट। जांच में सामने आया कि एक विदेशी मरीज के ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने की एवज में लेन देन हो रही थी। आरोपी के पास से एनओसी जारी करने की करीब 18 फाइलें मिली हैं। इनमें भी ज्यादातर विदेशी मरीजों से जुड़ी फाइलें हैं। एसीबी ने मौके से 70,000 रुपए और 3 फर्जी एनओसी लेटर भी जब्त किए हैं। प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अवैध कारोबार का यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में एसएमएस हॉस्पिटल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ईएचसीसी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ी तो एसीबी ने फोर्टिस हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद को भी धर दबोचा। ये पूरा मामला एक विदेशी मरीज के ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि एसएमएस के कार्मिक गौरव के पास एनओसी के लिए करीब 16 फाइलें मिली है, जिसमें भी ज्यादातर फाइलें विदेशी मरीजों से जुड़ी हुई हैं। एसीबी की कार्रवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आला अधिकारी की बैठक बुलाई और एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को निलंबित कर दिया। होली के आसपास ये हमारे ध्यान में आया कि इसमें कुछ अवैध कार्य भी हो सकता है, और फिर विभाग ने एसीबी के साथ समन्वय कर खुद ही स्वसंज्ञान लेते हुए इसके बारे में एक्शन शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और जैसा कि आपको पता है कि एसीबी ने इसमें कार्रवाई की है और संलिप्तता पाई गई है। एसएमएस के लेवल पे एक जूनियर लेवल स्टाफ है जो कि अनुकंपात्मक नियुक्ति पर रखे गए थे 5 वर्ष पूर्व। उनकी कोई संदिग्ध भूमिका देखी गई और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के साथ उन्होंने कोई लेन देन किया है। ऐसा लगता है कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं। दरअसल विदेशों की तुलना में भारत में ट्रांसप्लांट बहुत ही कम दरों में हो जाता है। इसमें भी जयपुर पिछले कुछ सालों में मेडिकल हब के रूप में उभरा है। कि ये सतत प्रक्रिया है, रोटेशन की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। इसमें सुधार करना हमारा ध्येय है, और सरकार का भी ये मंशा है कि रोटेशन इसलिए किया जाए जिससे कि स्थिति में सुधार हो और ऐसी घटनाएं ना हो। उसके तहत ही रोटेशन किया गया है, और इसको भी देखा जाएगा कि इसको स्ट्रांगली लागू किया जाए। इस कार्रवाई के बाद खुलासा हुआ है कि गौरव का 20 मार्च को ही तबादला हो गया था। उसके बावजूद वो पद पर बना हुआ था। ऐसे में एसएमएस अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा ईएचसीसी अस्पताल की संलिप्तता भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रिसिपेंट जो जिसको लगना है ऑर्गन वो होता है उचित, वहाँ उसको भेजा जाता है उनको और ये किया जाता है। तो ये एक अलग प्रक्रिया है। दूसरी जिसमें कि जो होता है कि जो लाइव डोनर्स जो होते हैं, जो किसी एक व्यक्ति दूसरे अपने चाहे निजी संबंधी या कोई और किसी जानकार को देना चाहता है ऑर्गन, उसको जान बचाने के लिए वो एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें उसके लिए उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ना सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग्स की, HLA टेस्टिंग के लिए सब उसका टेस्टिंग होती है। उसमें एक ये होता है कि स्टेट लेवल पे जो कमेटी के द्वारा उसमें एनओसी भी जारी की जाती है।
तो ये जो प्रकरण जो जानकारी में आया है वो ये था कि एनओसी को लेकर के इसमें जो फोर्स तरीके से दी जा रही थी उसको लेकर के एसीबी की कार्रवाई हुई और जो उसमें इन्वॉल्व थे उसको उन्होंने ट्रैप किया। जहाँ तक की बात है कि कोई हमारी तरफ से किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि कॉलेज की तरफ से और हमारे को ये कई बार ये होता है कि भाई यहाँ पे कुछ सब कुछ ठीक नहीं चलता, तो हमारे को ये इन्फॉर्मेशन अपने हायर अथॉरिटीज़ को देनी होती है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, चाहे उसमें जो भी प्रयास होते हैं हम करते हैं। इस बीच गुरुग्राम में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के खुलासे से हड़कंप मच गया है। गुरुग्राम में जिस बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है उसकी किडनी जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में निकाले जाने की खबर से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इस मामले का आपस में कोई संबंध है? अब तक स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेन देन का मानकर ही चल रहा था, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या राजस्थान में भी ऑर्गन की खरीद फरोख्त का गोरखधंधा चल रहा है। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किडनी रैकेट की सूचना पर बाबिल पाला होटल में रेड की थी, जहां से पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है। बांग्लादेशी युवक शमीम की किडनी निकाली जा चुकी है। पूछताछ में सामने आया है कि शमीम की किडनी जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में निकाली गई थी, जिसके बाद उसे गुरुग्राम के होटल में शिफ्ट कर दिया गया। सीएम उड़नदस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुरुग्राम द्वारा एक बोर्ड गठित की गई, जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी का ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी। उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की गई। बाबिल हॉस्पिटल सेक्टर 39 में एक रेड की गई संयुक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा। उनकी जांच में जो आया है उन्होंने दी है, उस पे हम एफआईआर लॉन्च करके तफ्तीश शुरू कर देंगे। एसएमएस प्रशासन को बताना ही होगा, कमेटी के सामने उनको बताना होगा कि उन्होंने मीटिंग्स क्यों नहीं की, क्योंकि वास्तव में ये एक चिंता का विषय तो है। तो हम कमेटी की रिपोर्ट का ही वेट कर रहे हैं और उसके बाद देखते हैं। तो शुरुआती, चूंकि इसमें लापरवाही तो साफ दिख रही है, 1 साल से उन्होंने कोई बैठक नहीं की, तो शुरुआती तौर पर प्रारंभिक स्तर पर आपने कोई कार्रवाई अप्रूवल कमेटी के सदस्यों पर अब तक क्यों नहीं की गई? देखिए, ऐसा है कि ये पहली बात तो कमेटी का हम ये मानते हैं कि उनके स्व संज्ञान पे ही इतने बड़े कांड का जो है पर्दाफाश हुआ, तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि कमेटी की कोई गलत मंशा तो नहीं थी। अगर कोई गलत फर्जी एनओसी के मामले में फोर्टिस अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार करना और गुरुग्राम में बांग्लादेशी युवक का जयपुर के ही फोर्टिस अस्पताल में किडनी निकालने का खुलासा होने के कारण शक गहराता ही जा रहा है। हालांकि अभी गुरुग्राम में किडनी रैकेट और जयपुर में फर्जी एनओसी का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शनिवार को नोएडा पुलिस ने उनके करीब बताया जा रहा है 1200 पेज का चार्जशीट जो है वो दायर की है उनके खिलाफ, जिसके बाद अब एल्विश यादव पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सांप के जहर को नशा के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। रेव पार्टियों में इसका क्रेज आखिर कैसे बढ़ा। यूट्यूबर एल्विश यादव बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। सांपों के जहर की तस्करी मामले में नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट सूरजपुर कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान भी अटैच किए गए हैं। एल्विश सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है। चार्जशीट में एल्विश यादव का सपेरों के साथ संपर्क बताया गया है। पुलिस का दावा है कि उसने सबूत भी जुटा लिए हैं। रेव पार्टी आयोजित करने और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में फंसे एल्विश के खिलाफ नोएडा पुलिस, गुरुग्राम और नोएडा सहित देश भर में दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है। वहीं कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि एल्विश सपेरों के संपर्क में था, साथ ही सांपों का जहर खरीदने और बेचने के धंधे में शामिल था। इसके साथ ही जयपुर लैब से स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है।
पुलिस ने एल्विश के खिलाफ इस मामले से जुड़े वीडियो कॉल डिटेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आधार बनाया है। इसके साथ ही एनडीपीएस की धाराओं को भी आधार बताया गया है। वहीं उसके सहयोगियों पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई है। साथ ही इसमें मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के विशेषज्ञ की सलाह भी शामिल की गई है। एल्विश सांपों के जहर के कारोबार में किस लेवल तक घुसे हुए थे, चार्जशीट में हर एक डिटेल मौजूद है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि सांप के जहर को नशे के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से सांप से उसका विष निकाला जाता है, नशेड़ी उस विष का कैसे इस्तेमाल करता है और सांप के जहर का नशा कितना ताकतवर होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सांप के जहर की कीमत कितनी होती है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नशे के सौदागरों के बीच स्नेक वेनम यानी सांप के जहर का नशा बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंटरनेशनल तस्करी होती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कई गिरोह सक्रिय हैं। रेव पार्टियों में इसके सौदागर ज्यादा होते हैं क्योंकि सांप का जहर बहुत कीमती होता है। सांप का जहर अगर किसी इंसान के खून में मिल जाए तो कुछ देर में उसकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग अवैध रूप से इसका सेवन करते हैं। अलग अलग सांपों के जहर की कीमत भी अलग अलग होती है। सांप के जहर का इस्तेमाल वैध रूप से भी किया जाता है, जो इसकी कीमत को और बढ़ा देता है। दुनिया भर में सांप की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि नशा करने के लिए इनकी कुछ खास प्रजातियों का ही इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा वो लिस्ट देखनी बहुत जरूरी है, यानी जिन सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है। बुंगारस कैरियोलस यानी कॉमन क्रेप, नाजा यानी कोबरा, ऑफियोड्रिस वर्नालिस यानी ग्रीन स्नेक, रैट स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी है और नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ ने राजनीतिज्ञ पंडितों को भी हैरान करके रख दिया। रविंद्र सिंह भाटी ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कहा। आज हमारे साथ में है रविंद्र सिंह भाटी, जिनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनके साथ में सरकार की वार्ता चल रही थी। बावजूद उसके वो वार्ता विफल हुई और वो वार्ता विफल होने के पीछे दो हैंडपंप कहीं न कहीं बड़े कारण हैं। हम बातचीत करेंगे कि किस कारण ये सारी चीजें घटनाक्रम हुआ और रविंद्र सिंह को चुनावी मैदान में क्यों उतरना पड़ा। जनता का आदेश था, जनता के आदेश की पालना करते हुए बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के हमारे 36 कौम के लोगों का ये आदेश था कि आगे आओ, चुनाव लड़ो, मजबूती से इस क्षेत्र की बात करो, इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ो। तो मैंने उनके आदेश की पालना करते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाया। अगर नेता बनना ही होता तो वो पैदल अपने गांव ढाणी क्यों जाता। अगर उसे नेता बनना ही होता तो वो स्कूल के लिए और एजुकेशन के लिए नए नए फॉर्मूले क्यों ले आता। अगर नेता बनना ही होता तो रात और दिन इन लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में क्यों रहता। मैं नेता नहीं, मैं बेटा बनने आया हूँ और मैं बेटा बन के ही रहूंगा। रविंद्र सिंह भाटी का विजन क्या है? लोकसभा क्षेत्र अगर मान लो चुनाव जीत करके पहुंचते हैं संसद, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर काम होगा? सबसे बड़ी चीज पानी और रोजगार। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कई सारी ऐसे प्रोजेक्ट जो आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आ पाए। आप देखें कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट एरिया है, बट हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनल कैडर का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। एजुकेशन का, हेल्थ की तो अगर बात ही छोड़ें तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस करे, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं आरोप और प्रत्यारोप के अलावा। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ने इतने समय से, पिछले 5 सालों में वो सत्ता में रहे, पेपर लीक हुए, 20 तरीके की चीजें हुई, क्राइम रेट आप देख ही रहे हैं कि आज स्टेट के क्या हाल हो रखे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बौखलाए हुए हैं और वो बौखलाहट के साथ में कई आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जनता 26 तारीख को वोट की चोट करके उनको जवाब दे। रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि वो बी पार्टी है, बीजेपी। अब ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और मैं इन आरोप प्रत्यारोप की ज्यादा चिंता नहीं करता। मेरा धर्म है कि मैं जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करूं, मेरा कर्तव्य है और मैं मेरे कर्तव्य की पालना करूं।
चिराग पासवान दोस्तों की बातों में आकर मुंबई तो चले गए, लेकिन कंगना रनौत के साथ आई उनकी पहली ही फिल्म बुरी तरीके से पिट गई और इसी के साथ उनका माया नगरी से मोह भी खत्म हो गया। फिल्म फ्लॉप होने के बाद चिराग पासवान दिल्ली पहुंच गए और अपने पिता के साथ राजनीति की बारीकियां सीखने लगे। हालांकि राजनीतिक परिवार से होने के कारण सियासत उनके लिए नया नहीं था और यही वजह थी कि राजनीति में उतरते ही उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने साबित कर दिया कि वो भी पिता की तरह राजनीति में लंबी पारी खेलने आए हैं। चिराग का फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं चला, या फिर ये कहें कि वक्त रहते उन्हें ये समझ आ गया कि फिल्मों में काम करना उनके वश की बात नहीं। साल 2010 में कंगना रनौत के साथ आई चिराग की फिल्म मिले न मिले हम, बुरी तरह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसके बाद चिराग ने माया नगरी को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया और लौट कर आ गए पिता की राजनीतिक विरासत संभालने दिल्ली। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के समर्थन करूंगा। पिता रामविलास पासवान सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी थे और जिस तरह वो राजनीतिक मौसम को भांप लेते थे, उसी तरह उन्होंने बेटे के भविष्य को भी भांप लिया था। चिराग को राजनीति में एंट्री बड़ी ही आसानी से मिली। हालांकि चिराग पासवान भी राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा है, ये उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री के साथ ही साबित कर दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पिता को एनडीए में शामिल होने का सुझाव दे दिया और उनका ये फैसला सही साबित हुआ। बात सही है कि कहीं उम्मीद दिखती है रामविलास में, और अब इस बार यदि केंद्र में सरकार फिर जो जैसा है कि 400 के पार और फिर मोदी सरकार यदि यही रिपीट होता है, यदि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता है तो चिराग को अवसर मिलेगा, यदि वो फिर भी लोकसभा जाते हैं तो इसलिए चिराग की अहमियत है। और यंग आदमी जब चुनाव राजनीति में आ जाता है तो सचमुच उसका सफर लंबे रेस के घोड़े हो जाते हैं। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के फैसले ने ये साबित कर दिया कि भले ही बॉलीवुड में उनका सिक्का ना चला हो, लेकिन राजनीति में वो पिता की तरह लंबी पारी खेलने वाले हैं। चिराग पासवान 2014 और फिर 2019 में बिहार की जमुई लोकसभा सीट से लगातार 2 बार चुनकर लोकसभा पहुंचे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर। बिहार के हर एक जिले में घुमाओ और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आज बिहार के युवा, देश भर के युवा सर, देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं। करीब 6 दशक से राजनीति कर रहे रामविलास पासवान ने अपने बेटे को न सिर्फ राजनीति में लॉन्च किया, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में उनका भी दखल होने लगा। हालांकि चिराग पासवान से पहले रामविलास पासवान ने अपने परिवार के कई लोगों की राजनीति में एंट्री करवाई। आज के समय में पासवान फैमिली के कई सदस्य राजनीति में एक्टिव हैं। रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की। पहली पत्नी राजकुमारी देवी और दूसरी पत्नी रीना पासवान। राजकुमारी देवी से 2 बेटी हुई, पहली आशा पासवान और दूसरी उषा पासवान। आशा पासवान की शादी साधु पासवान से हुई, जो कि आरजेडी के नेता हैं। दूसरी पत्नी रीना पासवान से 2 बच्चे हुए, चिराग पासवान और निशा पासवान। निशा पासवान की शादी अरुण भारती से हुई, जो कि इस बार जमुई सीट से एलजेपीआर के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई पशुपति पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान पूर्व सांसद रह चुके हैं। प्रिंस पासवान रामचंद्र पासवान के बेटे हैं और फिलहाल समस्तीपुर सीट से सांसद हैं। मृणाल पासवान, जो कि रामविलास पासवान के दामाद हैं। रामविलास पासवान के बड़े दामाद भी राजनीति में हैं, लेकिन फिलहाल वो आरजेडी के साथ हैं। हालांकि 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स में ऐसी फूट पड़ी कि न सिर्फ पार्टी 2 टुकड़ों में बंट गई, बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी
मनमुटाव साफ तौर पर देखा जाने लगा। देखिए, चुनौतियों से ना मैं कभी डरा हूं ना घबराया हूं। मैंने हमेशा हर चुनौती का डटकर सामना किया है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूं। नहीं करता तो परिस्थितियों ने तो मुझे समाप्त करने का प्रयास किया ही था। जब अच्छे ढंग से बिहार का शासन चल रहा था, संगठन का काम हो रहा था, फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान जी गैर कानूनी ढंग से हमको अध्यक्ष पद से हटा दिए, जबकि अध्यक्ष पद से हटाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फोर्सली उसने जो है सो हमसे अध्यक्ष पद ले लिया। क्यों? क्या इसका कारण है? खाली इतना ही बात चिराग पासवान से पूछिए। दरअसल पशुपति कुमार पारस शुरू से ही अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के साथ कदम कदम पर खड़े रहे, लेकिन रामविलास के निधन के बाद उनकी विरासत का उत्तराधिकारी बनने को लेकर परिवार में बड़ी फूट पड़ गई और चाचा पशुपति पारस बगावत कर अलग हो गए। चिराग पासवान को छोड़कर पार्टी के तमाम सांसद पशुपति के साथ चले गए। जितने वार करने हैं चिराग पासवान के सीने पे कीजिए, पर पीठ पीछे बातें करना आपको शोभा नहीं देता। इन तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी चिराग पासवान को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। तो चिराग पासवान ने साबित किया अपने को कि पिता के नहीं रहने के बाद भी नेतृत्व की क्षमता हम में है, हम अपने को प्रूफ कर सकते हैं और प्रूफ करके दिखाया, परिणाम सबके सामने है। इसलिए चिराग पासवान ने जो बिहार की जमीन को सींचा, उर्वर बनाया और उसकी वजह से जो फीडबैक गया, ये एक राजनेता के तौर पर चिराग पासवान ने अपनी मेहनत के बदौलत, कोशिश के बदौलत और जनता के विश्वास और भरोसे की बदौलत जगह बनाई। इससे इसको कहने में कहीं किसी को कोई ये दिक्कत नहीं होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही चाचा ने बगावत कर पार्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन पिता की विरासत पर बेटे का हक होता है। ये तब साबित हुई जब 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने पशुपति पारस को दरकिनार कर रामविलास पासवान के बेटे चिराग को एनडीए में शामिल कर दिया और चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश रेगवन के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में मची भगदड़ पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस टाइटैनिक का जहाज है जो सनातन से टकराने के बाद डूब गया। उससे पहले संजय निरुपम नाराज चल रहे हैं, उससे पहले हमने देखा जितिन प्रसाद, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, आरपीएन सिंह, मिलिंद देओड़ा, आप नाम लीजिए। देखिए, हम शुरू से ये कहते हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की गड़बड़ी से कई बार उसके अच्छे नेता बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर पार्टी में सारे नेता गंदे ही हैं, हर पार्टी में बहुत सारे नेता अच्छे भी होते हैं। पर गौरव वल्लभ ने तो बोला कि पार्टी उन्होंने छोड़ी क्योंकि सनातन विरोध में अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। तो मैं वही कह रहा हूं कि जैसे टाइटैनिक का जहाज एक वो समुद्र के अंदर किसी पहाड़ से टकराया था और डूब गया, वैसे ही कांग्रेस रूपी जहाज सनातन से टकराया और वो डूब गया है। शाम 5:15 पर आप मनोज तिवारी का पूरा इंटरव्यू देखिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। बीजेपी प्रवक्ता रोहित खत्री ने सिरोही जालोर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत पर हमला बोला। खत्री ने कहा है कि जालोर से कांग्रेस उम्मीदवार यहां की भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते, उन्हें कांग्रेस यहां से उतारकर जबरदस्ती जनता पर थोप रही है। रोहित का यह बयान सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।